आप लोग को उठा के पीसीएम में शिफ्ट करूं। सर बायो ठीक है सर हमारे लिए। ठीक है चलो। सो ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स व्हिच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, उसको हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे पे स्लाइडिंग फ्लावरिंग थ्योरी के बारे में, सो एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो रहा था, एंड ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विल गेट टू सी कि आपके कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके एटीपीज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरा सवाल बड़ा ही सिंपल सा है आपसे कि एटीपी जो आपका इन्वॉल्व होता है यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो वो आपके मायोसिन पे जाके लगता है या एक्टिन पे जाके लगता है? अरे वैसे ही बता दो, अनम्यूट करके वैसे ही बता दो। मायोसिन पे सर। बिल्कुल, इट विल गो एंड सिट ऑन द मायोसिन। मायोसिन पे कहाँ पे जाके लगेगा वो? हेड पे। एटीपी साइट होगी सर हेड पे। मायोसिन के हेड पे, यस विल हैव एटीपी बाइंडिंग साइट, वहां पे जाके मेरा एटीपी जाके मेरा वहां पे लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए कि आपका क्रॉस ब्रिज बनने के बाद एटीपी यूज होता है या क्रॉस ब्रिज बनने के पहले एटीपी को हम हाइड्रोलाइज करते हैं? तो दोनों। सर आपका क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन मेरा ये है, सब लोग ध्यान से सुनेगा, कि आपका जो क्रॉस ब्रिज बनता है, तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद आपका एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाएगा या उसके बनने के पहले हाइड्रोलाइज किया जाएगा? बनने से सर पहले। बनने से पहले सर। बनने के पहले। हाँ जी, बनने से पहले आपका हाइड्रोलाइज किया जाएगा, उसके बाद आपका क्रॉस ब्रिज बनेगा और उसके बाद आप दोगे वहां पे आपका स्ट्रोक। आफ्टर दैट विल गिव देम अ स्ट्रोक ओवर देयर, ठीक है। एंड देन जैसे ही आपने स्ट्रोक वहां पे लगाया, उसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड एक नया मेरा एटीपी आके उस पे लगेगा। वन न्यू एटीपी विल कम एंड सिट ऑन दैट पर्टिकुलर मायोसिन हेड, एंड देन वो अपना वापस से डिटैच होगा आपके क्रॉस ब्रिज से। सो इट विल डिटैच फ्रॉम क्रॉस ब्रिज, रेस्टिंग स्टेट में आएगा और वापस आपका कॉन्ट्रैक्शन वहां पे चालू होगा। ये हमने देखा था। अब मुझे आप ये बताइए, जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो आपका सार्कोमियर बढ़ता है या छोटा होता है? छोटा होता है सर, छोटा हो जाता है, राइट। आपका एच जोन यहाँ पे नैरो होगा या ब्रॉड होगा? नैरो होगा सर, नैरो होगा। राइट, एच जोन भी आपके यहाँ पे नैरो हो जाएगा, आपका स्मॉल हो जाएगा ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अगर आपको सार्कोमियर को ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढते हो? सर 2 जेड लाइन। 2 जेड लाइन के बीच। राइट, यू लुक फॉर द 2 जेड लाइंस। अगर आपको 2 जेड लाइन मिल जाती है तो आपको आपका सार्कोमियर वहां पे आपका मिल गया। तो ये चीज आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विल गेट टू सी ओवर हियर। ये चीजें कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड टू मेक दिस हैपन यू नीड द कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस का जाके कहाँ पे बैठेंगे सर? सर ऊपर एक्टिन पे बैठेंगे सर, एक्टिन पे। सर ऊपर उसमें ट्रोपोमायोसिन हो गया ना सर, ट्रोपोनिन सर, ट्रोपोनिन। कहाँ जाके बैठेंगे आप लोग बताइए। ट्रोपोनिन पे। हाँ जी, ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बैठेंगे मेरे यहाँ पे कैल्शियम आयंस, एंड देन द स्टोरी विल स्टार्ट। ट्रोपोनिन मेरा मूव करता है और ट्रोपोनिन मेरा क्योंकि अटैच है मेरे ट्रोपोमायोसिन के साथ, इसलिए वो भी मेरा वहां पे मूव करेगा, एंड देन यू विल फाइंड द कंप्लीट अनमास्किंग विल हैपन ओवर देयर, राइट। तो आई थिंक मैंने आपके साथ पीडीएफ भी शेयर किया था। पीडीएफ काफी सिंपल सा है, उसे भी आप एक बार देख सकते हो। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। उसको लेके कोई दिक्कत हो तो देन यू कैन लेटर रीच आउट टू मी। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। तो आई होप जिनके भी इश्यूज थे मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेके या स्लाइडिंग फ्लावरिंग थ्योरी को लेके, आई होप सारे इश्यूज अभी तक रिजॉल्व हो चुके हैं एंड यू नो ऑल द थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। ऑल राइट देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन द क्लास अगेन वी डोंट हैव, अगेन वी हैव आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड वी हैव अ लेस पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद रेड एंड व्हाइट मसल्स। रेड एंड व्हाइट मसल की कहानी को हम यहाँ पे समझते हैं। सो जब हम बात करते हैं हमारे रेड और व्हाइट मसल्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। सो व्हेन वी डिस्कस समथिंग लाइक रेड मसल्स, इसका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। सो जब हम बात करते हैं रेड मसल, सो बेसिकली आपके बॉडी में 2 तरह के मसल होते हैं, यू हैव अ रेड मसल एंड यू हैव अ व्हाइट मसल, राइट। अभी ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे होता है कि अगर हम बात करें रेड मसल्स के बारे में, तो रेड मसल्स में क्या खास होता है, तो यार इतना रेड मसल्स विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माय मायोग्लोबिन, दे विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। तो इनके अंदर आपको मायोग्लोबिन का अमाउंट काफी ज्यादा मिल जाता है। उसके साथ साथ दे विल हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ माय माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे काफी होता है। उसके साथ साथ व्हाट विल बी हैपनिंग कि इनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपका ज्यादा है। उसके साथ तीसरी चीज यहाँ पे आप याद रखना, that along with this they will have a less amount of my sarcoplasmic reticulum, so the amount of sarcoplasmic reticulum will be less, so you have a less amount of sarcoplasmic reticulum. So SR मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ जाना।
दैट इज माय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे अगर अभी आप बैठे हुए हो, आपके बैक स्ट्रेट है, नेक आपका स्ट्रेट है, तो बैक में जो आपके मसल्स अभी आपके जो काम कर रहे हैं, दे आर माय रेड मसल्स। Red muscles are known to show the slow contraction. They are known to show slow and long lasting contraction. So they have a slow and long lasting contraction. They have a slow and long lasting contraction. तो आपके ये जो मसल्स होते हैं ये एकदम फास्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपके बैक के मसल्स हो गए। अभी आप एक बात देखो, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने स्कूल में बैठते हो, सुबह 7 से लेकर शाम को 4 बजे तक अपना स्कूल के अंदर आप बैठते हो बेंच के ऊपर, लेकिन आप आराम से बैठ पाते हो। बैठते समय आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपके बैक में लाइक दर्द होने लगा बैठ के, या मसल्स में आपका लाइक स्वेलिंग आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? नहीं, आपको वहां पे कोई लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, क्योंकि वो जो आपके मसल्स होते हैं उनका काम ही ये है दैट दे कैन डू द स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्शन, और उसके वजह से उन्हें आप लंबे टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। तो रेड मसल्स जो आपके होते हैं, याद रखना, यू कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड दे आर नोन फॉर स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मेरे रेड मसल्स इस तरीके से काम क्यों कर पा रहे हैं, व्हाई दे आर एबल टू शो दिस लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका रीजन यहाँ पे ये होता है, उसका रीजन आपको यहाँ पे ये मिलेगा दैट आपके जो रेड मसल्स यहाँ पे होते हैं, द रेड मसल्स यू हैव ओवर हियर, दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा अमाउंट में होगा तो समझ जाना इनके पास ऑक्सीजन भी ज्यादा अमाउंट में होगा। इफ दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आल्सो मींस दैट दे विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. राइट? Yes, sir. अगर मास ज्यादा है तो आई थिंक समझ में आ जाता है दैट यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओवर देयर, राइट? और अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपके पास ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एटीपी ज्यादा बना पाओगे, मोर ऑक्सीजन, मोर एटीपी फॉर्मेशन, राइट? तो याद रखना, रेड मसल्स जो आपके होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द एरोबिक रेस्पिरेशन, दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमेशा आपको यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे शो करेंगे। सो जब मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे शो करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमेशा ऑक्सीजन को यूज कर करके आपका यहाँ पे आपका एटीपी बनाता जाएगा। दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक द एटीपीज ऑल द टाइम बाय, देखो अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आपका हो रहा है तो एटीपी की आपको कमी नहीं होगी, आपकी ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी नहीं है, आपकी एटीपी की यहाँ पे कमी नहीं है, एंड बिकॉज आपको यहाँ पे एटीपी काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल रहा है, इसलिए आप काफी लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। तो स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय माय रेड मसल। इसलिए अभी भी अगर आप बैठे हुए हो, आपके नेक के मसल हो गए या बैक के मसल हो गए, आप आराम से बैठ के लेक्चर को देख पा रहे हो, बिकॉज इन मसल्स के अंदर आपका किया जा रहा है आपका लॉन्ग लास्टिंग एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन बाय माय रेड मसल्स। और ये क्यों कर पाते हैं? बिकॉज आपके पास काफी अच्छे अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन, आपके पास काफी अच्छे अमाउंट में आपका यहाँ पे एटीपी बन रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन कैरी आउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपका कभी भी लैक्टिक एसिड इकट्ठा नहीं होता, रेड मसल्स के अंदर आपका लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा नहीं, ये हमेशा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये बात याद रखना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। अब ये बात भी याद रखना कि इन मसल से आप रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये मेरे मसल जो होंगे वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ये कभी भी आपका फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड कॉन्ट्रैक्शन आप लोग कर नहीं सकते। दे कैन ओनली डू द स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो दीज आर माय रेड मसल्स। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, क्लियर। sir. ठीक है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट माय रेड मसल्स। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पे व्हाइट मसल के बारे में। सो सिमिलरली विल आल्सो टॉक अबाउट माय व्हाइट मसल्स एज वेल। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे व्हाइट मसल्स के बारे में, तो इनका कलर व्हाइटिश थोड़ा सा होता है बिकॉज इनके अंदर मायोग्लोबिन होता है कम। सो अगर मैं बात करता हूँ मेरे व्हाइट मसल्स के बारे में, सो दे आर नोन टू हैव कंपैरेटिवली less amount of myoglobin. So they'll have a less myoglobin, right? इसके बाद आपको क्या मिलेगा इसके अंदर देखने के लिए? इनके अंदर मायोग्लोबिन आपके यहाँ पे कम होगा। That is one thing you will get to see, right? माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। हाँ, right. इसके अंदर आपको you will have the less amount of, अरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, you will have a less amount of mitochondria as well. आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके यहाँ पे लेस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको थोड़े यहाँ पे ज्यादा मिल जाएंगे। सो विल हैव कंपैरेटिवली मोर अमाउंट ऑफ योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
will have more amount of sarcoplasmic reticulum, राइट तो इसका अमाउंट आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगा, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, आपका यहाँ पे मायोग्लोबिन आपका यहाँ पे कम है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे कम है, तो आप इतना याद रखना कि ये मसल्स ज्यादा जो करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन, दैट विल माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमेशा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आपका नहीं होगा। अगर आपने व्हाइट मसल को ज्यादा यूज करने लगे, अगर आप व्हाइट मसल को ज्यादा यूज करते हो, देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दे विल कैरी आउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनके अंदर आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, they will carry out the anaerobic respiration। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे क्यों हो रहा है आपका anaerobic respiration, बिकॉज यहाँ पे आपके पास है लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, मतलब लेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लेस होगा तो सिंपल सी बात है बेटा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई ज्यादा एटीपी आपके यहाँ पे बनेगा। और जब आपका कोई रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज माई एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाइट मसल के अंदर आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हुए आपको मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम सिंपल लेते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर, जिम नहीं जा रहे, आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप अपनी मसल को ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपने डंबल्स उठाए, आप डंबल्स उठा पाओगे, कुछ टाइम के लिए उठा पाओगे, कुछ टाइम के लिए आप रिपीटेशन कर पाओगे उसका, बट एक टाइम बाद आप रिपीटेशन उसका नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आपकी व्हाइट मसल्स इतना ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकती ऑक्सीजन का और एटीपी का। सो याद रखना, व्हाइट मसल्स जो आपके होते हैं, दे आर बेसिकली नोन टू गिव यू द strong and forceful contractions. They are known to give you the, I would not say strong, let's say forceful. ये आपकी मदद करती है आपको देने के लिए आपका यहाँ पे forceful contraction. So they are known to give you the forceful contraction. So they are known for forceful contraction. So अगर आपको चाहिए forceful contraction, तो उसके लिए आपके यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगे वो आपके यहाँ पे होंगे white muscles. Forceful contraction या मैं कह सकता हूँ even the rapid contraction. रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जो आपका मसल का होता है, या आपका जो फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है, उसको हम देंगे यहाँ पे, दैट उसके अंदर जो आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी माय व्हाइट मसल। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ, समझो अगर आपको कुछ यहाँ से फेंकना हो, आपको फटाफट उठा के बॉल फेंकना हो, या आपको भागना हो, दौड़ना हो, एकदम से जंप करना हो, सो व्हाट इज हैपनिंग, आपका फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है, तो वो सब करने के लिए आपके व्हाइट मसल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात रखना, रैपिड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए व्हाइट मसल्स आपके इन्वॉल्व होंगे, राइट। इन मसल्स के अंदर जनरली आपका यहाँ पे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे आपका होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये बात आप समझ सकते हो, आप अपने व्हाइट मसल्स को ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप एक सर्टेन टाइम तक यूज कर सकते हो, उसके बाद आप थक जाओगे। थक क्यों गए? ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, एटीपी नहीं है, आपके मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू इन टर्म्स ऑफ द व्हाइट मसल्स। तो क्या व्हाइट मसल्स वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गया सर। यस सर। ये सर एकदम बहुत बढ़िया वरुण। एंड बाकी सारी लड़के यहाँ पे, अक्षरा को समझ आ रहा है, अभिषेक को तो आ ही रहा है। आई होप ऑल द गर्ल्स ओवर हियर, सिया, महक, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द व्हाइट मसल। तो व्हाइट और रेड मसल में याद रखना कि कौन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन में यूज किया जा सकता है, कौन आपका स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्शन में आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। They are the dark red muscle fiber due to presence of the abundant myoglobin, इसलिए इनका डार्क कलर होता है, रेड कलर। Mitochondria are more in number but less amount of sarcoplasmic reticulum. They depend on aerobic respiration for aerobic process for the energy. तो aerobic respiration यहाँ पे होता है, उससे वहां पे उनकी एनर्जी निकल के आती है, right? They have a slow rate of contraction for long period. So long lasting slow contraction ये लोग करते हैं। Extension muscles of the human back. So आपके जो बैक में जो आपके मसल होते हैं, उनके उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द ह्यूमन बैक। तो वो आपकी यहाँ पे मदद करेंगे फॉर द लॉन्ग लास्टिंग। वहां पे आपको मिलेंगे आपके रेड मसल्स, ये लोकेशन पे आपको मिलेंगे आपके रेड मसल्स। अब सिर्फ एक ही लोकेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी लोकेशन है। ये तो सिर्फ एग्जांपल आपके सामने रखा है। यू हैव मल्टीपल लोकेशन इनसाइड द बॉडी जहाँ पे आपको रेड मसल्स मिलेंगे देखने के लिए। देन यू हैव द व्हाइट मसल्स। व्हाइट मसल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इनका कलर थोड़ा सा व्हाइटिश होता है बिकॉज दे हैव अ लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया आपके यहाँ पे रहेंगे कम, and you will have a more amount of sarcoplasmic reticulum. They depend on the anaerobic process for the energy. So यहाँ पे आपको anaerobic respiration मिलता है देखने के लिए, जो मैंने आपको बताया था। They have a fast rate of contraction for a short period of time. इनका rate of contraction काफी fast होता है, powerful contraction यहाँ से आ सकता है, and but the contraction का जो time होगा वो कम time के लिए होगा। अभी मैं अभिषेक को बोलूँ कि अभिषेक फटाफट 20 पुशअप्स लगा दो, तो 20 ही लगाएगा।
ऐसा नहीं कि वो लगाते रह रहा है 80 हो गए 85 हो गए लगाए रहे वो भी, राइट? ऐसा नहीं होगा, राइट? बिकॉज दिस काइंड ऑफ मसल्स व्हेन यू यूज देम दे कैन गिव यू अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? सो दैट कैन शुड बी नोन। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ आई बॉल्स के मसल्स। आई बॉल्स के मसल भी आपके यहाँ पे जो होते हैं there you will be get to see the white muscles, वहां पे भी आपको white muscles मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन इसके अलावा आपके बाइसेप्स और आपके पैरों के अंदर भी बीच में भी आपको white muscles आपको मिल जाते हैं, ठीक है? उनकी लोकेशंस आपको मल्टीपल जगह पे आपको मिलेगी बॉडी के अंदर। ये यहाँ पे सिर्फ हमने एक एक एग्जांपल यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे व्हाइट मसल्स, यहाँ पे मेरा हो गया यहाँ पे रेड मसल्स। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको सबको यहाँ पे याद रखने से दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? यस सर। हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हमें जो अगली चीज यहाँ पे समझनी है दैट इज माय डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे डिसऑर्डर ऑफ माय मसल्स। तो मसल्स के जो डिसऑर्डर यहाँ पे होते हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे समझेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी योर मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस। तो जब हम बात करते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, तो चलिए ये एक हमारा मस्कुलर डिसऑर्डर है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि इसको हम इवन कहते हैं एज या एक कैटेगरी में ही आता है, और उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे होता है ऑटो इम्यून डिजीज। सो मायस्थेनिया ग्रेविस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटो इम्यून डिजीज। तो चलिए देखते हैं ये नाम इसका मतलब क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। सी, जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा ना ऑटो इम्यून डिजीज, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके खुद के इम्यून सेल्स, आपके खुद के इम्यून सेल खुद के सेल्स को मार रहे हैं। इम्यून सेल्स, योर ओन इम्यून सेल्स अटैक your own cells, नॉर्मली जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे आपके हो गए लिम्फोसाइट हो गए, टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, इनका काम होता है कि कोई बाहर से अगर फॉरेन बॉडी आए, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, बाहर से कोई अगर प्रोटोजोन आ रहा है, तो उसको ढूंढना, पकड़ना, मारना, ये आपका काम होता है इम्यून सेल्स का। लेकिन अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज वाला कंडीशन मिलती है, इफ देयर इज अ केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, देन व्हाट विल हैपन कि वहां पे उसके इम्यून सेल्स खुद के सेल्स को मार रहे होंगे। देयर ओन इम्यून सेल्स आर किलिंग देयर ओन सेल्स। अब अगर ऐसा होता है देन दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पे, देन ये आपके लिए एक मेजर कंसर्न यहाँ पे हो सकता है। तो पहले आपको याद रखना है कि ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेशेंट है एंड ही इज सफरिंग विद ऑटो इम्यून कंडीशन, तो समझ जाना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि खुद के इम्यून सेल्स खुद के सेल्स को मार रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं कि वो सारे सेल्स को जाके मार रहे होंगे, कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ही मार रहे होंगे, बट खुद के सेल्स को मार रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि आपके इम्यून सेल्स डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ। दे आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। कौन बाहर का है कौन घर का है उसे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे समझिए, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? सर एकदम क्लियर है। ठीक है, सो ये टर्म सबको मालूम होना चाहिए बेटा, सबको। बाकी लड़कियां, बाकी लड़के जो बैठे हुए क्लास के अंदर, अभिनव, हिम्मत सिंह, अश्वानी एंड ऑल द गर्ल्स, सिया, महक, अंजू, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये आपके सामने फ्यूचर में वापस आएगा, यू विल गेट दिस टर्म अगेन मल्टीपल टाइम्स। सो याद रखना, जब भी ऑटो इम्यून डिजीज टर्म आपके सामने आए, दैट मींस योर ओन इम्यून सेल्स आर किलिंग योर ओन सेल्स, योर ओन इम्यून सेल्स आर अटैकिंग योर ओन सेल्स। सो दैट इज माय ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी थॉरली इन दिस। ये बात आप यहाँ पे क्लियर कट आप यहाँ पे याद रखना, ये करा हुआ होता है। अब अगर आप सोचो कि सर ऐसा होता क्यों है, देन इसका क्लियर कट आंसर नहीं है दैट व्हाई सम पीपल सफर विद ऑटोइम्यून डिजीज। यू डोंट हैव अ क्लियर कट आंसर। अरे सुनो तो सही, you don't know the clear cut answer that why some people will have this kind of condition. ये you don't have a particular reason for that. कहा जाता है कि कई बार ये you have a pre-genetic deposition for that. That means genes की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, but you don't have a clear idea about this कि ऐसा क्यों होता है। but ये आपको होते हुए आपको मिलेगा लोगों के अंदर।
बताइए वरुण, बोलिए। सर ये दोनों अलग है ना, ऑटो इम्यून डिसीज और सर ये तो माइस्थेनिया ग्रेविस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटो इम्यून डिजीज, और इस कंडीशन, एक ऑटो इम्यून डिजीज कैटेगरी है, ऑटो इम्यून डिजीज एक कैटेगरी, उस कैटेगरी में आपकी कई सारी बीमारी आती है, उनमें से एक बीमारी आपकी यहाँ पे है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटो इम्यून डिजीज। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपका एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है। ये क्योंकि मसल से रिलेटेड है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या है, तो आपको और समझ आएगा। सी, अज्यूम करो दैट यू हैव योर एक्सॉन एंडिंग यहाँ पे, तो ये मेरा ये मोटर न्यूरॉन की जो मेरी एंडिंग है मेरी यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव ऑन द लोअर साइड यू विल हैव योर, क्या कहते हैं हमारा सार्कोलेमा, क्या वो सार्कोलेमा वो है, राइट। तो ये मेरा सार्कोलेमा है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस माय सार्कोलेमा। तो बेसिकली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, वी हैव रीच्ड ओवर हियर टुवर्ड्स माय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यू विल हैव सम रिसेप्टर्स ओवर हियर, सार्कोलेमा पे आपके रिसेप्टर लगे होते हैं। ये सारी कहानी तो आप पहले भी कल ही पढ़ चुके हो, तो ये सब तो आपको याद ही होगा, राइट। यू हैव रिसेप्टर ओवर हियर। अब होता क्या है यहाँ पे, यू हैव रिसेप्टर होना सार्कोलेमा, आपके इम्यून सेल्स आपके जाके टारगेट करते हैं आपके सार्कोलेमा पे बैठे हुए रिसेप्टर्स को। तो आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, या मैं कह सकता हूँ आपकी जो एंटीबॉडीज होती है, आपकी खुद की एंटीबॉडीज जिसका काम है आपको बचाना बाहर के पैथोजन से, दोज एंटीबॉडीज विल कम एंड टारगेट योर रिसेप्टर्स। ये एंटीबॉडीज आके रिसेप्टर को टारगेट करना चालू करेंगी। तो जो भी आपके सार्कोलेमा के ऊपर आपके रिसेप्टर्स होते हैं, व्हाट आर द रिसेप्टर्स यू हैव ऑन द सार्कोलेमा, those receptors will get targeted by my antibodies। सर ये रिपीट करना सर लास्ट वाला सर। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है, यू नो इन योर बॉडी यू हैव द एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फॉरेन पैथोजेंस। अगर आपको याद हो तो पता है हमने बात किया था, यू हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड द बॉडी। नाम याद है आपको उन चीजों का, उन 5 का? यस सर। बता दो, आपको नहीं बताएगा। नो इज टेलिंग एंटीबॉडीज का नाम। अरे अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, याद है मैंने आपको बताया था समथिंग नोन एज माय आईजीजी। यस सर। तो ये क्या था, ये तो मेरे एंटीबॉडीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। याद है ना हमने एक टर्म सीखा था उस टर्म, आईजीए, आईजीई, आईजीएमओ, आईजीडी, आईजीएमटी, सर ये तो प्रश्न में पढ़ना है। हाँ पढ़ा है ना ये सब, तो इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन। सो दे आर माय इम्यूनोग्लोबुलिन्स ओवर देयर, और इसके आपको 5 टाइप आपको मिलते थे। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नथिंग बट माय एंटीबॉडीज, इनको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ शॉर्ट टर्म बोलते हैं एज अ एंटीबॉडीज। तो याद रखना, कल उठ के पड़ोसी ने पूछ लिया व्हाट इज एंटीबॉडीज, तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन फिर वही पड़ोसी पूछेगा व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, तो तुम बताने लगोगे, तो वो भी सोचेगा कि क्या क्या है ये बच्चे उसके भी रिएक्शन ऐसे ही होगा। सो याद रखना, आई थिंक यू नो ऑल दोस थिंग्स। सो ऐसी आपकी एंटीबॉडीज जो होती है, इनका काम क्या होता है कि ये आपको बचाते हैं आपके फॉरेन पैथोजन से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दिस एंटीबॉडीज विल कम एंड टारगेट द योर रिसेप्टर्स। ये एंटीबॉडीज जाके आपके रिसेप्टर को टारगेट करना चालू, उन्हें खत्म करना चालू करेगी। अब आप सोचो कि अगर मेरे एंटीबॉडीज जाके रिसेप्टर को हटा दे, अगर मेरे एंटीबॉडीज जाके यहाँ पे अगर वो रिसेप्टर्स को हटा दे, तो आप मुझे बताइए क्या आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं सर, होगा नहीं सर। नहीं होगा। अब आप मुझे एक्सप्लेन करो, कोई हैंड रेज करके मुझे एक्सप्लेन करो कि आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्यों नहीं होगा। हैंड रेज करना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए, यू हैव टू रेज योर हैंड टू एक्सप्लेन दिस। चलिए बेटा चलिए, 2 लोगों ने हैंड रेज किया, हिम्मत सिंह। लड़कियों में से कौन है who is going to explain this, why you will not find muscular contraction happening if you don't have the receptor over there? बताइए। ओके बताइए अंजू, क्यों आपके यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे नहीं होगा? सर क्योंकि जो रिसेप्टर है वो सर जनरेशन करते हैं एक्टिन पोटेंशियल की। ठीक है, राइट। जनरेशन पे जब मेरा रिसेप्टर पे जब मेरा आके बैठता है मेरा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल सी बात है। और वो जनरेट होगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा फिर अंजू? जो नर्व इम्पल्स है सर, वो जो है वो मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे जो कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होके मायोसिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली राइट। तो अगर आपका यहाँ पे रिसेप्टर नहीं हुआ, तो आपका कोई यहाँ पे नर्व इम्पल्स अल्टीमेटली आपके यहाँ पे जनरेट हो नहीं पाएगा, और वो नर्व इम्पल्स अगर जनरेट हो नहीं रहा तो ऑब्वियसली वो पहुंचेगा भी नहीं आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक।
सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि अगर आप रिसेप्टर को यहाँ से हटा देते हो, इफ द रिसेप्टर डाई ओवर देयर, आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका हो नहीं पाता. यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका होगा नहीं. एंड नाउ दिस बिकम्स अ कंसर्न. ये अब एक पेशेंट के लिए कंसर्न यहाँ पे बन जाता है. अब जब किसी को मायस्थीनिया ग्रेविस होता है, पहले मुझे ये बताओ कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा, सो देयर विल बी अ लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ तक सबको स्टोरी समझ आ रही है? क्लियर है सर? यस ठीक है. सो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो नहीं पा रहा. अगर आपके यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके यहाँ पे हो नहीं पा रहा, तो सिंपल सी बात बेटा, अब ये मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है पेशेंट के लिए. अब हो क्या रहा है कि अगर आपके लिम्स में अगर ये हो नहीं रहा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से, या कोऑर्डिनेशन में आपका हो नहीं पा रहा, देन आदमी चल नहीं पाता कई बार, राइट? या कई बार उसके हाथ में बिल्कुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाता, तो हाथ भी मूव नहीं कर पाता वो, राइट? तो इट डिपेंड्स कि कितना सीवियर है, कौन से बॉडी पार्ट्स में कितना डैमेज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है ये कितना सीवियर होगा. देखा गया है कि कई बार लोगों को होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, राइट, और वो मेडिकेशन के साथ साथ एक लंबी लाइफ जी पाते हैं. हाँ, कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं. कई बार होता है कि मुंह के मसल्स मूव नहीं कर पाते हैं. कई बार होता है कि बकल कैविटी के मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. अगर बकल कैविटी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते तो स्वेलो नहीं कर पाता खाने को, तो ये ज्यादा सीवियर हो रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे लाइक डिपेंड करता है कि कौन से मसल्स यहाँ पे आपके अफेक्ट होंगे, इट विल बिकम सीवियर एंड सीवियर. सो कई बार ऐसा होता है कि आपका लाइक हाँ, ज्यादा सीवियर आपका तब होगा जब आपके जो लंग्स के आसपास के जो मसल्स होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. सो समटाइम इट विल हैपन कि आपके डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके लंग्स के आसपास के मसल्स, रिब्स के मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. अगर ऐसी सिचुएशन आती है देन इट्स अ मच मोर सीवियर कंडीशन. सो इट डिपेंड्स कि कितना सीवियर है कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन पे भी वो अफेक्ट करेगा. सो दैट इज मायस्थीनिया ग्रेविस. जनरली ये इस कंडीशन के साथ लोग काफी लंबे टाइम तक जी सकते हैं विद मेडिकेशन एंड एवरीथिंग, बट यस लाइक यू विल हैव डिफिकल्टी इन द नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के अंदर. बताइए बेटा, बोलिए. सर ये एंटीबॉडी वाला पार्ट रिपीट कर दो सर. एंटीबॉडीज जो आपकी यहाँ पे होती है ना, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर रहती है. इनका काम क्या होता है? आपको बचाना फ्रॉम द फॉरेन पैथोजेंस. बाहर से भी बैक्टीरिया आया, पानीपुरी खाई तुम्हें बैक्टीरिया आ गया, तो उनको जाके ये मारते हैं. ये जो एंटीबॉडीज आपके होते हैं, एंटीबॉडीज जो आपके होते हैं, इनका काम होता है, इनका काम होता है जाके जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुस चुका है उसको जाके खत्म करना, राइट? लेकिन अगर आपको मायस्थीनिया ग्रेविस है तो वही एंटीबॉडीज जाके आपके रिसेप्टर को जाके मारना चालू है. सो दे विल गो एंड टारगेट द रिसेप्टर. सो दिस एंटीबॉडीज नाउ विल टारगेट द रिसेप्टर. दे आर नोन टू टारगेट. अब रिसेप्टर तो खुद का घर का आदमी है रिसेप्टर तो खुद के उनके सेल्स का कंपोनेंट है, बट उसको मारना नहीं चाहिए था, बट ये उसको ही जाके मार रहे हैं, ये उसको ही जाके खत्म कर रहे हैं. और अगर ऐसा होता है, सो सिंपल सी बात बेटा, आपके रिसेप्टर वहां से निकल जाएंगे. अगर रिसेप्टर मेरे वहां से निकल गए तो आपका नर्व इम्पल्स अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा. आपका जो नर्व इम्पल्स है यहाँ पे, वो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आपका कभी भी वो पहुंच नहीं पाएगा. और अगर ऐसा होता है then you will have a problem over here. Then आपका यहाँ पे muscular contraction आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा, and that is what you find in the myasthenia gravis. अभिषेक समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, समझ आ गया सर. ठीक है. एंड आई होप दिस इज समथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अश्वानी, हिम्मत सिंह और बाकी सारी लड़कियां और बाकी सारे लड़के, राइट, जिनका मैं सबका एक साथ नाम नहीं ले सकता. आई होप इट्स क्लियर. दिस इज माय myasthenia gravis. नाउ तो इतनी कहानी याद रखना. अगर आपको इतनी कहानी याद रखनी, ये वाला टर्म हमेशा याद रखना. कई बार वो लोग बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं. वो आप पता है आपसे क्या पूछेंगे? आपके सामने 4 बीमारी रखेंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा है आपका ऑटो इम्यून कंडीशन. दे विल आस्क यू व्हिच ऑफ देम इज माय ऑटो इम्यून कंडीशन, देन यू हैव टू लुक फॉर द राइट आंसर ओवर देयर. तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग एल्स. अब अगली बीमारी जो हम यहाँ पे देखेंगे, अगली जो कंडीशन हमारे यहाँ पे देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. Now let's talk about one more condition that is called as by muscular dystrophy. Muscular dystrophy. ये भी आप मसल से रिलेटेड ही आपकी कंडीशन है, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. Now let me add a couple of slides. एक दो स्लाइड्स यहाँ पे डाल देता हूँ, और else मैं कम पड़ेंगे स्लाइड्स. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल हैविंग द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपके मसल्स के अंदर
स्केलेटल मसल में एक आपका प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड बाय डिस्ट्रोफिन। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपका होता है आपके मसल के अंदर, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड बाय डिस्ट्रोफिन। ये प्रोटीन के बारे में हम लोग बात नहीं करते जब हम सीख रहे होते हैं स्लाइडिंग प्लांट थ्योरी, तब इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। वो जानते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रोटीन आपके लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये प्रोटीन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओवर हियर वन थिंग। अब आपको अगर याद हो तो आप में से कोई मुझे बताइए कि आपका प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। इसको याद है? ये बात हमने बहुत पहले पढ़ी थी। बोलिए, एनीवन रिमेंबर्स दैट हाउ द प्रोटीन फॉर्मेशन एक्चुअली हैपेंस? प्रोटीन फॉर्मेशन आपके बॉडी में होता क्या, बताइए हिम्मत सिंह। सर राइबोसोम से राइबोसोम्स हेल्प करते हैं आपको प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ये बात आपको याद है, लेकिन और भी उससे थोड़ा सा एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होते हैं। हाँ, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यू हैव अ डीएनए, डीएनए में से आपका बनेगा आपका एमआरएनए, राइट? बनेगा आपका यहाँ पे एमआरएनए, और उस एमआरएनए में से आपका बनता है आपका यहाँ पे प्रोटीन। उस एमआरएनए से आपको बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन। सो याद रखना, डीएनए से आपको बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से आपको बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन। सो दिस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द प्रोटीन इज बीन फॉर्म। तो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है, राइट? तो बताइए इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। सो हर एक प्रोटीन जो आपके बॉडी में बनाया जाता है वो आपका इस तरीके से ही बनेगा, डीएनए में से एमआरएनए और एमआरएनए से आपको बनेगा यहाँ पे आपका प्रोटीन, राइट? अब आपको याद ये रखना है कि डीएनए में लगा हुआ है आपका जीन, डीएनए में आपका यहाँ पे लगा हुआ है आपका यहाँ पे जीन। सो क्योंकि आपका डीएनए के अंदर आपका यहाँ पे जीन लगा हुआ है, तो इसी जीन में से आपका बनेगा आपका पहले एमआरएनए बनेगा और उसी एमआरएनए में से आपका बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन, राइट? अब डिस्ट्रोफिन क्या है? डिस्ट्रोफिन इज अ प्रोटीन। ये क्या है आपका? दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटीन ओवर हियर। अब यहाँ पे होता क्या है, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर? अब तुम सोचो कि अगर आपका जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, या अगर आप सोचो कि अगर इस जीन में होता है कोई म्यूटेशन, अगर इस जीन में हो जाता है म्यूटेशन, तो सिंपल सी बात है मेरा जीन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर जीन में होता है कोई म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, अगर जीन के अंदर कोई सडन चेंज आ गया, राइट? जो ऐसा सडनली नहीं आता, ये पहले से ही होता है, राइट? अगर कोई म्यूटेशन आ गया या किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी रीजन से आपका जीन काम नहीं कर रहा, राइट? जीन काम नहीं कर रहा या जीन वहां पे है ही नहीं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपका जीन काम नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है बेटा, वो प्रोटीन भी बना नहीं पाएगा। अगर जीन आपका काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, देन सिंपल सी बात है आपका एमआरएनए यहाँ पे बनेगा नहीं, और उसी एमआरएनए में से आपका प्रोटीन भी आपके यहाँ पे बनेगा नहीं। तो यही चीज आपको होते हुए आपको मिल जाएगी। अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई पर्सन है जिसको है कंडीशन ऑफ माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो याद रखना ये उसे बचपन से ही होगी। यू विल नॉट फाइंड कि ये कंडीशन आपको मिल रही है होते हुए लाइक एडल्ट होने के बाद आपको दिख रही है। ये होगा तो बचपन से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर आपका जो जीन है वो आपका काम नहीं कर रहा। आपका जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आपका जीन यहाँ पे आपका अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और अगर आपका जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो आपका बचपन से काम नहीं करेगा। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आपका बन नहीं पाएगा। अगर आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन नहीं पा रहा क्योंकि आपका जीन काम नहीं कर रहा इस प्रोटीन का, तो क्या होगा? यू विल हैव अ वीक और लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो विल हैव अ वीक और लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे या फिर बहुत कम होगा, या फिर you'll have a lack of, you will have a no muscular contraction which will be seen over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। सो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज, और वापस से सेम चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। अगर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आप यहाँ पे हो नहीं पा रहा, याद रखना इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी उस प्रोटीन को बना ही नहीं रही जो बनना चाहिए था। सो जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं होता। एटलीस्ट कुछ कंडीशंस बहुत कम होती है जिसके अंदर आप ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो,
मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर ये हो रहा है देन आप इसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू हैव अ वीक और यू हैव अ लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, और वैसा होता है देन यू कैन ऑब्वियसली सी पर्सन को वहां पे डिफिकल्टी रहेगी। द पर्सन विल हैव अ डिफिकल्टी इन लाइक वॉकिंग, इवन टॉकिंग, इट विल हैव अ डिफिकल्टी इन डूइंग द डेली एक्टिविटीज। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है कि कितना सीवियर वहां पे होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना लाइक कंडीशन आपकी डिटोरेट करेगी। बताइए हिम्मत सिंह, बताइए। रिपीट करना। पूरा के पूरा? नहीं सर, ये डीएनए वाला भी हो क्यों रहा है? डीएनए वाला देखो, एक सिंपल सी बात है बेटा, एक बात दिमाग में बिठा लो, आपके बॉडी में चाहे जो भी प्रोटीन हो, चाहे आपका एक प्रोटीन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका हो गया इंसुलिन। इंसुलिन का नाम तो आपने सबने सुना है बचपन से। इंसुलिन इज गोइंग टू बी योर हार्मोन विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोटीन। ये एक्चुअली आपका प्रोटीन ही होता है, राइट। तो इंसुलिन बनता कैसे है? आपका डीएनए होगा, राइट। उस डीएनए के अंदर लगा होगा आपका एक जीन, उस डीएनए के अंदर आपका एक वहां पे जीन लगा होगा। वो जीन का काम होगा इंसुलिन बनाने का, वो जीन होगा जिसका काम होता है टू मेक द इंसुलिन। तो पहले आप क्या करते हो, आपके डीएनए में से आप बनाते हो आपका मैसेंजर आरएनए, यू मेक द मैसेंजर आरएनए आउट ऑफ इट, राइट। तो आपने एक आरएनए यहाँ पे बना लिया, और उस आरएनए को यूज करते हो आप राइबोसोम की मदद से, यू मेक द प्रोटीन। उसमें से फिर आप बनाते हो अपना, यहाँ पे बनाते हो अपना प्रोटीन, और जो प्रोटीन यहाँ पे आपका बन के निकलेगा, दैट प्रोटीन ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर इंसुलिन। दैट प्रोटीन ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन आपका इस तरीके से बन रहा है। तो इंसुलिन इज अ प्रोटीन। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, बॉडी में कोई भी प्रोटीन हो जो बनता है आपकी बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन बनाने के लिए आपको ये पाथवे फॉलो करना पड़ता है, डीएनए में से एमआरएनए, और एमआरएनए में से आप बनाओगे आपका प्रोटीन, राइट। अब आप सोचो कि अगर आपका ये जीन काम नहीं कर रहा, अगर आप सोचो कि अगर आपका यहाँ पे जीन काम नहीं कर रहा, लेट्स अज्यूम अगर आपका जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो ये बचपन से काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता कि पहले कर रहा था अब नहीं कर रहा, 10 साल करते उम्र तक कर रहा था जीन काम, फिर उसके बाद काम करना बंद कर, ऐसा नहीं होता। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये स्टार्टिंग से ही नहीं करेगा, राइट। अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा जीन काम नहीं करता यहाँ पे, तो एमआरएनए बनेगा नहीं, ना ही बनेगा उसमें से मेरा प्रोटीन। और यही सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही है आपके डिस्ट्रोफिन के साथ। डिस्ट्रोफिन बनाने के लिए आपका एक जीन होता है आपके डीएनए के अंदर, और जब ये जीन आपका काम नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है, आपका प्रोटीन जो है यहाँ पे, दैट इज माय डिस्ट्रोफिन, वो प्रोटीन भी आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। और अगर मेरा ये प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनता, तो समझ जाना आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो नहीं पाता, राइट, या यू विल हैव अ वेरी वीक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग ओवर हियर। और अगर ऐसा होता है, इफ यू गेट टू सी सच काइंड ऑफ कंडीशन, देन दैट इज कॉल्ड एज माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर। बताइए वरुण, बोलिए। सर जैसे कोई एक बच्चा है, तो सर उसको बचपन से सर उसके जीन नहीं बने सर, तो सर उसके फादर और सर मोम को भी सर जीन नहीं बने? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं ऐसा होता है। वो ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, वो तुम 12th में सीखोगे अलग से, ठीक है। बट यस, कई बार होता है कि पेरेंट्स आपके नॉर्मल होते हैं और बेबी को ये कंडीशन हो सकती है। यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग कि बेबी पेरेंट्स आपके नॉर्मल है बट बेबी को यहाँ पे कंडीशन है। ऐसे कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं बट बेबी विल बी द वन व्हिच विल बी अफेक्टेड। सो यू शुड नो दैट। सो ये चीज का आप यहाँ पे याद रखना। सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। और मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, सर ठीक है। आगे सर अब तो दिस इज व्हाट हैपेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो याद रखना, आपसे बहुत डिटेल में सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन इन्वॉल्व होता है। सो याद रखना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के एब्सेंस से ये कंडीशन आपके यहाँ पे होती है, राइट। और ये प्रोटीन आपका यहाँ पे क्यों नहीं, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आपका प्रोटीन यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज यू कैन हैव अ म्यूटेशन इन डीएनए, राइट। ये आपका जीन इज नॉन फंक्शनल। यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन हैव अ नॉन फंक्शनल जीन, यू कैन हैव अ नॉन फंक्शनल, you can have a non-functional gene, and because of the non-functional gene what will be happening कि आपका यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन पाएगा, राइट। तो इसलिए आपकी ये कंडीशन आपकी होती है जहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका हो नहीं पाता। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। सर क्लियर है सर, एकदम क्लियर सर। Yes. अच्छा। ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ
तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक और कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमने देखी, एक और कंडीशन आपके यहाँ पे होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए टिटैनी। सो यू हैव अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज माय टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टिटैनी जो कंडीशन है इसको सिंपल ही है। इसमें व्हाट विल हैपन, यू हैव अ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस, यू हैव अ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस। बेसिकली लैक ऑफ कैल्शियम आयंस अगर आपके होते हैं आपके बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, यू विल हैव अ रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यू विल हैव अ लाइक अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन हैव अ अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। So you have an uncontrolled muscular contraction अगर आपका ये होता है, so if you have an uncontrolled muscular contraction अगर आपका यहाँ पे हो रहा है, so that is nothing but by tetany. So basically आपका ये हो क्यों रहा है, because of the lack of calcium ions. तो काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज, क्योंकि होता क्या है कि आपके यहाँ पे कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे है नहीं और आपके मसल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने कॉन्ट्रैक्शन को, तो ट्विचिंग होता है मसल्स का। ट्विचिंग मतलब आप कंट्रोल नहीं कर रहे तभी आपका हाथ वहां पे हिल रहा है, राइट। पता है आपने कभी शायद नोटिस किया होगा, शायद कभी टीवी पे नोटिस किया होगा कि बिना कंट्रोल किए हुए आपके कई बार बॉडी पार्ट्स आपके हिल रहे होते हैं वहां पे। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन विद टिटैनी। तो ये काफी मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, बट सडनली विल फाइंड दैट मसल्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ कंट्रोल। और ये जनरली होता है व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस, मैं कह सकता हूँ व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ मिनरल कंटेंट। कैल्शियम आयंस कम होते हैं, मैग्नीशियम आयन अगर आपके कम होते हैं, तो इन सब रीजन से आपको यहाँ पे टिटैनी का आपको यहाँ पे लाइक इशू आ सकता है, टिटैनी वाली कंडीशन आपको देखने के लिए आपको मिल सकती है। सो जनरली इसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपकी ये है नहीं। इसको ठीक किया जाता है बाय हैविंग अ प्रॉपर डाइट। अगर आप अपना डाइट मेंटेन करते हो, अगर आप अपने सप्लीमेंट्स लेते हो डॉक्टर से जाके, सो प्रॉपर डाइट सप्लीमेंट कैन ट्रीट दिस कंडीशन। सो यू कैन हैव अ प्रॉपर डाइट और यू कैन हैव लाइक सप्लीमेंट्स फॉर दिस कैन बी टेकन एंड दैट विल गोइंग टू ट्रीट माय कंडीशन ऑफ माय टिटैनी। सो टिटैनी यहाँ पे जनरली हो रहा है आपका लैक ऑफ कैल्शियम एंड दैट विल लीड टू अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे होगा, देखने के लिए आपको मिलेगा, जो काफी वर्चुअली आप देख सकते हो, आपके सामने होते हुए आपको मिल जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रीट। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको इतना याद रखना है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। एक अच्छा अगर आप न्यूट्रिटिव खाना अगर आप खाते हो देन आपको ये ट्रीटमेंट आप लाइक यू कैन फाइंड कि आपका रिजॉल्व हो जाता है इशू। सो दैट इज माय ट्रीट। इट्स अ सिंपल थिंग। आई होप ये क्लियर है आपको, यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट टू सी इन द टिटैनी। टिटैनी आपका यहाँ पे हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, एंड देन यू हैव मायस्थेनिया ग्रेविस। तो ये तीन आपके रहेंगे डिसऑर्डर इन टर्म्स ऑफ माय मसल्स। मसल्स के रिलेशन में आपको ये तीन डिसऑर्डर आपको मिलेंगे देखने के लिए। बताइए वरुण, बोलिए। सर जैसे बाहर का खाना खाना तो उससे भी हो सकता है सर टिटैनी? बाहर का खाना खाने से? जी सर। नहीं, जैसे बाहर का खाने फास्ट से फूड। नहीं, फास्ट फूड खाने से बहुत चीजें और हो सकती है, बट टिटैनी नहीं हो सकता। सर फिर कैसे होगा सर? आज ही जाके चाउमीन ऑर्डर करिए। टिटैनी कैसे होता है, अगर आपके बॉडी में मिनरल्स का कंटेंट कम है, आपके बॉडी में कैल्शियम आयंस का कंटेंट कम है, आपके मसल्स में कैल्शियम आयंस का कंटेंट कम है, then you will have a symptoms of tetany and you will have a tetany ultimately. So basically tetany is a very good indicator कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, राइट, एंड अदर मिनरल आयंस की भी आपकी कमी है। सो इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर डाइट एंड सप्लीमेंट्स अगर कोई लेता है, डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा वो आप इसे ठीक कर सकते हो, राइट। इट इज समथिंग व्हिच कैन बी ट्रीटेड। समझ आया मेरी बात वरुण? सही है सर, समझ में आ रही है आपकी बात। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका डिटेलिंग आपका यहाँ पे होता है खत्म। नाउ यहाँ पे अल्टीमेटली आपका मसल वाला पार्ट होगा यहाँ पे खत्म। सो हियर द मसल विल गेट कंप्लीटली कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद माय स्केलेटल सिस्टम। अब हमारी कहानी चालू करते हैं हमारे यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारे बोन्स के बारे में, योर बोन्स एंड नंबर ऑफ बोन्स। ये तो सिंपल है, आई डोंट थिंक ये सारा हमारा कवर हो पाएगा कल के क्लास के अंदर, बट जितना हो पाएगा विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग, यहाँ पे से आपको बोन्स के नाम और उनके नंबर याद रखने हैं, बट अगेन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो जब भी हम बात करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर आपको क्या लगेगा, दे आर गोइंग टू प्ले द रोल इन द सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये लोग, प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं, राइट। बिल्कुल आपका स्केलेटल सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आपको यहाँ पे एज अ रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, बताइए कोई हैंड रेस करके। लीवर। अरे हैंड रेस करना पड़ेगा, कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी बाय द रिब केज? बताइए बताइए पुनीत, बताइए। लंग्स,
हार्ट, ठीक है, और कुछ? किडनी, किडनी, राइट। लंग्स, हार्ट, किडनी को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, और इवन पार्शियली लिवर को भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा बाय द रिब केज, राइट। देन उसी तरीके से आपका एक टर्म आता है क्रेनियम। क्रेनियम इज योर ब्रेन बॉक्स। ये आपका स्कल का पार्ट होता है क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन को रखा जाता है। तो ये आपका प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को। दिस गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, राइट। So you will find the bones will play a role in the protection of the vital organs के प्रोटेक्शन में आपकी मदद करेंगे हमेशा से, right? Then सर आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही? आप लोगों को बताइए जल्दी, सब लोग दिख रही है, नहीं दिख दिख रही है सर, दिख रही है। अरे वरुण ऐसे मत करो वरुण। नहीं सर, सर बीच में सर एकदम से सर गायब हो गया आपकी स्क्रीन। अब आ गई बेटा, अब आ गई, आ अब गई। आ गई सर। हाँ जी, अभी खुशी खुशी देखिए स्क्रीन को। चलिए, सो मूवमेंट के साथ यहाँ पे क्या होता है? सो यू नो दैट कि स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि जो भी आपके हाथ का मूवमेंट हो गया, पैर का मूवमेंट हो गया, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम एंड द मसल्स। वो आपके मूवमेंट में आपकी मदद करते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन, यस, आपके स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग अबाउट माय बोन मैरो। आपने बोन मैरो के बारे में आपने पढ़ाई की है। कौन से दो टाइप आपको मिलते हैं बोन मैरो के अंदर? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड और येलो बोन मैरो, सही बात है। येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ येलो बोन मैरो? सर जब हम एक्सीडेंट हो जाता, बस इतना ही बोला उसने, ब्लड एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर्मेशन। अरे रुक जाओ, तो जब अंशिका बताओ क्या नाम था इस लड़की का? अक्षरा बताओ क्या होता है येलो बोन मैरो का काम? सर जब इमरजेंसी होगी तब ये चेंज हो जाएगा रेड बोन मैरो में और रेड ब्लड सेल बनाएगा। राइट। तो जब इमरजेंसी आपकी होगी या ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, तो वो टाइम पे आपका येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट टू रेड बोन मैरो, एंड देन इट विल स्टार्ट डूइंग द लार्ज नंबर ऑफ योर ब्लड सेल्स आपके यहाँ पे बनने के लिए, आपके यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो बोन मैरो याद रखना, दैट नोन फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन। ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, सारे ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो। तो बोन्स का ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, राइट। आपने एक नाम सुना होगा, समथिंग शायद आपने सुना होगा, आप लोग मेडिकल वाले बच्चे, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी आपको मिलते हैं आपके बोन मैरो के अंदर। इन सेल्स में से सारे टाइप के सेल्स बन सकते हैं। इन सेल्स में से सारे टाइप के सेल्स बनाए जा सकते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड एज माय टोटीपोटेंट सेल। जैसे बताया आपने एक टर्म सुना था, मेरिस्टेमेटिक सेल आपने सुना था प्लांट्स के अंदर, सुना था नहीं सुना था? सुना तो सर। यस सर। पढ़ा तो था किसी ने। तो सिमिलरली यू हैव अ स्टेम सेल्स हो रहे हैं जो आपको मिलते हैं बेसिकली एनिमल बॉडी के अंदर। ये सेल्स में से आप कुछ भी बना सकते हो। तो पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन सेल्स को यूज करके हम कई नए ऑर्गन कैसे बना सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है इनको समझने के, इनके फंक्शन को, ताकि ऐसे सेल्स को यूज करके हम कार्डियक मसल बना सकें। क्योंकि आप जानते हो कि कार्डियक मसल एक बार खराब हो गया तो वापस ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इन सेल्स को हम कैप्चर करके, अगर इनको हम इनके ऊपर थोड़ा स्टडी करके, वी कैन मेक सम कार्डियक सेल्स आउट ऑफ देम। सो वो भी चीज की जा सकती है फ्यूचर के अंदर। सो मेनी स्टडीज आर डन ऑन दिस स्टेम सेल्स जो आपको बोन मैरो में आपको मिल जाते हैं। देन यू विल हैव योर मिनरल रिजर्वेशन। मिनरल रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि बोन्स के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे मिनरल्स। यू नो दैट बोन्स में यू कैन हैव समथिंग लाइक योर कैल्शियम आयंस, यू कैन हैव योर फास्फोरस, राइट, कैल्शियम आयंस, फास्फोरस, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये सारे मिनरल्स आपको बोन्स के अंदर काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाते हैं। आप ये भी जानते हो कि बोन्स आपका स्टोरेज होता है कैल्शियम का। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम हुआ तो बोन से ही हम निकालेंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होता है तो बोन से ही आप उन कैल्शियम को निकाल के यू कैन यूज देम फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। तो याद रखना, अगर कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ब्लड क्लॉट के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, इवन फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो अगर आपके ब्लड में कैल्शियम कम हुआ तो बोन्स में से आप उन्हें निकालना चालू करते हो, राइट। सो बोन्स आर द मिनरल रिजर्वेशन। इनमें आपके कई सारे मिनरल्स को आप रखते हो संभाल के। दे आर वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, राइट। तो ये है मेरे बेसिक फंक्शन मेरे स्केलेटल सिस्टम के। सो ये आर द फंक्शंस ऑफ माय स्केलेटल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एंडोस्केलेटन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंडोस्केलेटन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो देखते हैं ये दो पार्ट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ये चार चीजें आपको मिलती है आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर। सो जब भी आप सामने, अगर आपके नेबर्स आपसे पूछे
बताइए क्या क्या आता है एक्सोस्केलेटन के अंदर? तो आप क्या बोलेंगे? स्कल, which will have the face and the brain box, oh everything, cranium everything. Then you have a vertebral column, backbone आपकी, sternum आपको मालूम है, sternum जो आपकी सामने की जो आपकी बोन होती है वेंट्रल साइड की, that's my sternum and the ribs. ये चार चीजें are a part of my exoskeleton. Then you have a term like my appendicular skeleton. Then you have a term like your appendicular skeleton यहाँ पे. तो अगर हम बात करते हैं appendicular skeleton तो इसमें क्या आता है? तो इसमें आते हैं आपके फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, आपके हाथ, आपके पैर, ये आते हैं मेरे यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर. उसके साथ साथ गर्डल, पेक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. आपका हाथ यहाँ पे लगा हुआ ना, यहाँ इस पोर्शन में लगा हुआ ना, यहाँ पे दैट इज माय पेक्टोरियल गर्डल, राइट. उसी तरीके से जहाँ पे आपकी जो थाई वाली बोन लगी हुई है उस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेल्विक गर्डल. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. लेट मी शो यू ओवर हियर. यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम आपका यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिस इज माय पेक्टोरियल गर्डल. यहाँ पे आपका बोन लगा हुआ है आपके यहाँ पे शोल्डर वाले जगह पे लगा हुआ है. दिस माय पेक्टोरियल गर्डल. यहाँ पे आपका आर्म लगा हुआ है ना, जहाँ पे आर्म आपका अटैच है. पता है कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, लोगों का हाथ निकल जाता है सडनली, लोग ऐसे हाथ हो जाता है, उसे कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर. पता नहीं आपने क्रिकेट में देखा नहीं देखा, एक बार लाइक रोहित शर्मा का निकल गया था, डिसलोकेट हो गया था, और उसने वहां पे खड़े खड़े उसे ठीक कर दिया था. यस सर, मैच में देखा था. हाँ मैच में. सो यहाँ से अगर आपका आर्म निकला तो उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन. और कई बार होता है बच्चों में कई बार होता है, उसे ठीक करा जा सकता है. उसे लाइक जाके आप ऐसे, आप नहीं कर सकते, यू शुडंट डू दैट, डॉक्टर आपका फटाफट उसे ठीक कर सकता है. और ये है आपका यहाँ पे पेल्विक गर्डल, ये आपका जहाँ पे आपकी थाई बोन आपके यहाँ पे लग जाती है. दिस इज माय पेल्विक गर्डल. ठीक है. सो पेक्टोरल पेल्विक गर्डल. और सो याद रखना आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर क्या आता है, आपका गर्डल्स, पेक्टोरियल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल एंड योर हाइंड लिम्स एंड योर फोर लिम्स. तो ये सारी चीजें आपके आते हैं आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर. तो इतनी बात आपको आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. ये सब क्लियर है आपको? यहाँ पे इनकी पोजीशन यहाँ पे सबको क्लियर आ रही है समझ में? अच्छे से क्लियर है सर, बहुत. यस सर. ठीक है. ये सब सिर्फ पोजीशन से जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. अभी आज तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं इसके अलावा, बट कल की क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे क्रेनियल बोन्स क्या होते हैं. तो कल आप इन पिक्चर्स को आप देखोगे यहाँ पे क्या है ये. यू विल सी ऑल. सारे बोन्स को याद नहीं रखना, ये सारे नाम याद नहीं रखना, ये तुम सारे नाम से याद हो गए, सब कुछ सही रहा ना. सो आफ्टर 2 years डाउन द लाइन यू हैव टू रीड ऑल दोस नेम्स. अभी सिर्फ तुम कुछ ही नाम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे. ठीक है. सो विल सी दैट लेटर. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो आज के क्लास में हमने किया, हमारे 2 डिसऑर्डर हमने किए. We have done the starting of the skeletal system and red and white muscles, वो हमने यहाँ पे कवर किया है. इतना खुद से पढ़ लेना थोड़ा बहुत घर जाके, एंड कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसके आगे बढ़ाएंगे चीजों को. ठीक है. सो ऑलराइट देन, बताइए अगर कुछ क्वेश्चन या कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए, यहाँ पे पूछिए. इफ यू हैव क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन. These are the few things we have done. We have done the red and white muscles. We have done the skeletal system का starting वाला part, and then we have done our your disorders, right? चलो मैं एक दो सवाल पूछता हूँ, फिर हम रैप अप करते हैं. सवाल थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, तो हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए. सो मुझे बताइए आप लोग, आपका माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया. व्हाट हैपेंस इन माइस्थेनिया ग्रेविस? हैंड रेज करिए और इसका आंसर बताइए. बस 2-3 लोग. बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी तो ट्राई करिए. व्हाट हैपेंस इन माइस्थेनिया ग्रेविस? अक्षरा है हमारे पास. पुनीत बताएगा. पुनीत बताइए व्हाट हैपेंस इन माइस्थेनिया ग्रेविस, बताइए पुनीत. सर एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ये अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिससे मसल वीक हो जाती है या फटीग हो जाती है. बस ठीक है. ऑलराइट अक्षरा, आप बताइए. अक्षरा ऐसे बताइए जैसे कि कोई पेशेंट आया हुआ है और आपको उसे बताना है कि यार ये हो गया. सो उस तरीके से अच्छे से बताइए, ताकि पेशेंट को समझ आए. और पेशेंट ने सिर्फ 7th तक की पढ़ाई की है तो समझ में आना चाहिए उसे. बताइए. सर इसमें इम्यून सेल्स जो हैं वो अपनी ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं सभी के बॉडी में होती है एंटीबॉडीज. तो जो एंटीबॉडीज हैं वो रिसेप्टर्स को जाकर टारगेट करेंगी, और वहाँ पे रिसेप्टर को वो खत्म कर देंगी, और उससे जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगी. राइट. तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा. राइट. क्या ये सीवियर है या इसको इतना सीवियर नहीं है? क्या कहते हो आप इस बारे में?
सर सीवियर है। सीवियर है। बचपन से होता है सर ये? नहीं, ये बचपन से नहीं होगा। ये होता है। कैन फाइंड इट हैपनिंग समवेयर इन बिटवीन आल्सो, इट कैन हैपन, राइट? सो ये इसके सिम्टम्स आपको लेट भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस के। ठीक है, चलिए अब मुझे बता दीजिए फटाफट कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्सप्लेन कर दीजिए। अंशिका बता दीजिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बताइए एज अ डॉक्टर एक्सप्लेन करिए, एक पेशेंट को हुआ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक्सप्लेन करिए। अंशिका बोलिए। अंशिका कुछ नहीं बोल रहे, बोलिए। बोलो। सर इसमें ना जो जीन्स होते हैं वो आरएनए बनाते हैं डीएनए की मदद से, और उसके बाद वो जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं डिस्ट्रोफिन, जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये प्रोटीन ना बने, बाय द वे अगर म्यूटेशन हो जाए जीन्स की और जीन्स वर्क ना करें तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है, फिर लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। राइट, और यहाँ पे जो आपका प्रोटीन नहीं बन रहा, बिल्कुल सी आंसर बेटा आपका, जो प्रोटीन नहीं बन रहा दैट इज माय डिस्ट्रोफिन। सो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मेरे यहाँ पे बन नहीं रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल बी फाइंडिंग कि आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सो यस, दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग। ये दो कंडीशन बड़ी ही सिंपल है, याद रखना। टिटेनी इज समथिंग व्हिच यू डोंट हैव कैल्शियम आयंस, यू आर सफरिंग विद टिटेनी ओवर देयर, राइट? ना ये नहीं पूछ रहा, बस ध्यान रखना। अच्छा मुझे ये बता दो, एक आंसर दे दो, अगर आपके बॉडी में आपको फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करनी है मसल की, फास्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, तो कौन से टाइप के मसल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? हैंड रेस करना पड़ेगा इसके आपको? ना हैंड रेस करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। बताइए सिया, आप बताना चाहेंगे अगर फास्ट और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करना है मसल का तो कौन सी टाइप की मसल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगी? सिया गुलेरिया बताइए। सिया बोलिए बेटा, बोलिए सिया। सिया आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या, बताइए। वाइट मसल्स। राइट, वाइट मसल जो आपका फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में आपके यहाँ पे मदद करेंगे। यस, और मुझे बताइए आप लोग, व्हाइट मसल जो आपके होते हैं दे डू एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा करते हैं वो लोग, एरोबिक या एनारोबिक? ऐसे ही बता दो अनम्यूट करके। एनारोबिक सर, एनारोबिक। ठीक है, और रेड मसल्स? एरोबिक। एरोबिक। ठीक है, ये सब देख लेना एक बार। आई थिंक सब चीजें सिंपल है, मेन चीज आती है क्वेश्चन सॉल्विंग पे। सो यू विल हैव टू, the number of more questions you solve the strong you become, it is as simple as that. So मॉड्यूल तो शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ, क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना चालू करिए, कुछ एक्स्ट्रा